पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौधरी साहब को 77 लाख की थैली भेंट करी। 2-3 दिन पहले अखबारों में भी आ गया था कि चौधरी चरण सिंह चुनाव हार सकते हैं। चुनाव चौधरी साहब हार गए। मैंने उनसे कहा कि हमें एक मुसलमान खड़ा करना पड़ेगा। उनका जो सारा वोट बेस था वो चौधरी साहब के साथ शिफ्ट हो गया था। चौधरी साहब हैवी मशीनरी एग्रीकल्चर में वो ट्रैक्टर के खिलाफ भी बोल देते थे, ज़्यादा ट्रैक्टर इस्तेमाल करोगे तो बैल नहीं रहेंगे। चौधरी साहब का विजन जो था वो एकदम बिल्कुल सही था। ज़्यादा मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर में हमें नुकसान दे जाएगा लॉन्ग टर्म। चौधरी साहब ने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखवा करके इसको लागू करवाया था कि जयंत जी मेहनत करके देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लगे हुए हैं। आज भी पंजाब गए हुए। और मैं तो ये कहता हूँ जितनी सीट लड़ेंगे हम सब जीतेंगे। 28 जुलाई 1979 को चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उससे पहले किसान और गांव के आदमी की कोई हैसियत, कोई इज्जत दिल्ली में नहीं थी। पहली बार चौधरी साहब ने इस देश के आम आदमी की, किसान की, मेहनत कश आदमी की हैसियत बढ़ाई। किसान को और आम कमेरे आदमी को चौधरी साहब ने जो हैसियत इज्जत बख्शी है इस देश में, वो एक अनपैरेलल चीज़ है इतिहास की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पंचायत और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनका चौधरी चरण सिंह के साथ, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता रहा और चौधरी साहब की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा। आपने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन रहे, आप किसान ट्रस्ट के इस वक्त अध्यक्ष हैं और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि बहुत कम उम्र में चौधरी चरण सिंह ने आप पर भरोसा जता करके आपको चौधरी देवीलाल की जगह किसान ट्रस्ट में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यशवीर सिंह जी। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी और ख़ास तौर पर किसान ट्रस्ट की भी। तो थोड़ा हमें ये बताइए सर कि किसान ट्रस्ट कैसे बना, उसका मोटिव क्या था? देखिए, 77 में चौधरी चरण सिंह जी को जो किसान रैली हुई थी, बाद में 77 लाख रुपया उनको 77वें जन्मदिन पर भेंट किया गया था। वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, बंगाल, कई जगह जहाँ अपने लोग थे, राजस्थान भी था उसमें, मध्य प्रदेश थोड़ा सा था, पंजाब भी था। वहाँ से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौधरी साहब को 77 लाख की थैली भेंट करी थी। 77वें जन्मदिन पर बड़ी रैली हुई थी इंडिया गेट पर। शायद उससे बड़ी रैली कभी हुई ना हो। वो पैसा चौधरी साहब ने कहा कि इसका क्या उपयोग किया जाए। बहुत लोगों ने तरह तरह के सजेशन दिए, लेकिन ये हुआ कि पहले इसका एक ट्रस्ट बना दिया जाए। तब किसान ट्रस्ट की स्थापना करके वो पैसा उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया गया। उसमें थी कि भाई हम किसानों के लिए क्या क्या करेंगे। तो लेकिन चौधरी साहब की इच्छा थी कि हम अखबार शुरू करें। तो हमने 2 अखबार, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। हिंदी में उसका नाम था असली भारत और इंग्लिश में था रियल इंडिया। 2 अखबार हमने शुरू किए और वो कई साल तक अखबार चले। लेकिन 6 साल बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि मुरादाबाद के जो दंगे हुए हिंदू मुस्लिम, वो हमने अखबार में छाप दिए और तब तक इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी। वो हमारे अखबार भी जब्त कर लिए गए और ये जान करके कि भाई ये टेंशन फैला रहे हैं, हमारे किसान ट्रस्ट के ऑफिस पे ताला भी पुलिस ने लगा दिया। अब वो बंद हो गया बीच में। कुछ दिन बाद में फिर कोर्ट वोर्ट केस जब ख़त्म हो गए, हमने कोशिश की तो फिर अखबार तो हमने दोबारा से शुरू किए। लेकिन चूँकि बीच में कई महीने का गैप आ गया था और बाद में फिर थोड़ा बहुत चलाया, लेकिन उतने अखबार हमारे चले नहीं क्योंकि सरकार हमारे ख़िलाफ़ हो गई थी। ऐड वगैरह बिल्कुल नहीं मिलने बंद हो गए थे, वरना पहले ऐड भी मिल जाते थे, जैसे DABP से मिलते थे। बाद में धीरे धीरे करके चौधरी साहब जब बीमार हो गए तो वो अखबार हमने बंद कर दिया क्योंकि कोई प्रॉपर देखने वाला नहीं था। और लेकिन किसान ट्रस्ट की और जो गतिविधि थी, हर साल हम किसानों की सेमिनार करते थे, चौधरी साहब के लेक्चर करते थे और जो बड़े
कृषि वैज्ञानिक हैं या अर्थशास्त्री हैं, उन सबको बुला करके, चाहे मथुरा में हो, चाहे शुक्रताल में हो, चाहे वहाँ लखनऊ में हो, प्रयागराज में हो, किसानों के साथ गोष्ठियाँ करते थे। उसमें नेता लोग भी जाते थे और बड़े बड़े अर्थशास्त्री या कृषि वैज्ञानिक भी हम ले जाकर कोशिश करते थे। इस तरह की एक्टिविटी किसान ट्रस्ट की चलती रही है। जो बच्चे फर्स्ट आते हैं यूनिवर्सिटी में, कृषि में ख़ास तौर से, उनको अवार्ड अब भी देते हैं हर साल उसी ट्रस्ट की तरफ से। कुछ स्कॉलरशिप भी शुरू किए थे हमने, वो भी अभी भी कुछ दे रहे हैं बच्चों को। जब इसका गठन हुआ सर जिस वक्त, तो कौन कौन ट्रस्टी थे सर उस वक्त, और पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? चौधरी साहब जी थे, देवीलाल जी थे, राजनारायण जी थे जी, रवि राय थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे चौधरी। और ये पासवान था उस वक्त, रशीद मसूद थे जी। ये 7 लोग थे। आप उसके ट्रस्टी कब बने? मैं उसके 1.5-2 साल बाद। अच्छा। उसमें ऐसी घटना हुई कि गलती से, चूँकि हिसाब किताब अध्यक्ष उपाध्यक्ष वही देखते थे, चौधरी देवीलाल जी, इसका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए, पता नहीं गलती से, किसी ने बताया नहीं उनको। तो वो 2 साल का ना भरने से वो इनकम टैक्स विभाग ने पेनल्टी लगा करके चौधरी साहब को नोटिस इशू कर दिया कि आपने ट्रस्ट अध्यक्ष हैं, आपने रिटर्न नहीं भरा, ये इतनी इनकम हुई इसकी और ये पेनल्टी है, आप जमा करिए। इत्तेफाक से मैं जब उस वक्त JNU में था, मैं आ गया मौके पे, तो चौधरी साहब ने कहा तुम कुछ जानते हो इसका? मैंने कहा जी मैं जानता हूँ, अपनी कंपनी का भी रिटर्न भरता हूँ, ये तो कुछ नहीं है, मैं रिटर्न भरवा दूँगा। 2 साल की लेट पेमेंट करना पड़ेगा, लेट फीस लगती है जो, वो जमा करके हम कोर्ट में केस डालेंगे, ये पेनल्टी माफ़ करा लेंगे। तो चौधरी साहब ने वो कागज़ मुझे दे दिया और कहा चलो अंदर। तो देवीलाल जी को उपाध्यक्ष हटा के उनकी जगह मुझे उपाध्यक्ष बना दिया कि चलो निपटाओ इसे, मेरे बस का तो है। तब मैं इसका उपाध्यक्ष बना, तब से उपाध्यक्ष रहा। और अब जयंत जी ने फिर मुझे कहा कि मेरे पास भी बिजी हूँ मंत्री बनने के बाद, उन्होंने कहा तुम अध्यक्ष शायद 2024 से आप अध्यक्ष था। थोड़ा ये बताइए सर कि आपने MSc MPhil की, PhD की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, आपने JNU में 9 साल तक अध्यापन किया। आप पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आए सर? थोड़ा ये पृष्ठभूमि। वैसे तो मैं जब MSc में था कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा जी, और मेरे ताऊ जी भी 50 साल राजनीति में रहे, चौधरी अजब सिंह। चौधरी साहब के बहुत क्लोज रहे, मतलब चौधरी साहब उनको बहुत अपना नज़दीकी मानते थे। ताऊ चंदन सिंह और अजब सिंह जी 2 सबसे क्लोज आदमी थे मुजफ्फरनगर में उनके। तो चौधरी अजब सिंह जी कांधला से MLA रहे, उससे पहले ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला परिषद के 40 साल मेंबर रहे जी, उपाध्यक्ष रहे 19 साल जिला परिषद के, फ्रीडम फाइटर थे। 20 साल की उम्र में वो भी जेल गए थे। तो घर में कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ ही नहीं हो जो जसाले में ना आया हो। हमारे गाँव CP गुप्ता हूँ, पंत जी हूँ और सब लोग उस जमाने के थे ताऊ जी। तो आप चौधरी साहब के इतने करीब कैसे गए सर कि इतनी कम उम्र में आप पे भरोसा जताया? एक तो सबसे नज़दीक तो वो 71 में जब चुनाव लड़े, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि चौधरी साहब को बजाय यहाँ के बागपत लड़ना चाहिए चुनाव। तो मैं मेरठ ही पढ़ता था PhD में, मैं सर्किट हाउस गया सुबह सुबह, वो जा रहे थे पर्चा भरने मुजफ्फरनगर। तो मैंने वैसे कहा चौधरी साहब आप बागपत पर्चा भरो, मुजफ्फरनगर मत भरो। उन्होंने कहा तू क्यों परेशान डर रहा, चलो बैठो, चल रहे पर्चा भरने। चले गए, पर्चा भर के आ गए और मैं भी छुट्टी लेके 1 महीने की, उन दिनों 45 दिन का टाइम होता था चुनाव का, उसमें मैं उनके चुनाव में रहा। लेकिन मुझे लगा कि चुनाव हमारा ख़राब है। 2-3 दिन पहले अखबारों में भी आ गया था चौधरी चरण सिंह चुनाव हार सकते हैं। तो चौधरी साहब आ गए जलसे हुए, लेकिन वो चुनाव लग रहा था, पता नहीं क्या माहौल ऐसा ख़राब हुआ, चुनाव चौधरी साहब हार गए। उन्होंने उसके बाद मुझे बुला करके पूछा लखनऊ कि तुम्हें कोई ज्योतिष आती है क्या, तुमने कैसे कहा था उस दिन, कोई बात थी? मैंने कहा जी वो मेरे दिल से ऐसे निकल गई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, पता नहीं क्यों। कहने नहीं कोई ना कोई, देखो तुम्हारा ये मेरे प्रति लगाव है,
ये दिल की भावना थी तुम्हारी, कोई वैसी नहीं थी कि तुम्हें कोई ऐसा था। तब से मैं उनके वो हमको बहुत अपना वो मांगने लगे थे कि हाँ इस बच्चे, यहाँ से आपका भरोसा जो हाँ, आपके प्रति उनके मन में एक भरोसा बना। नहीं, उसके बाद एक बार घटना फिर और हुई। माताजी चुनाव लड़ी कैराना से। चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने शाम को बुलवाया, भाई तुम्हारी माताजी कैराना पर्चा भर दी है, देखो। मैंने कहा जी हम नहीं लड़ा सकते माताजी। ऐसे आपने कह दिया साहब। मेरे में इतनी हिम्मत थी, मैंने कहा नहीं, चुनाव तो बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनोगे। माताजी ने भी सुन लिया ये बात, और चौधरी साहब तो चले गए, मध्य प्रदेश जाना था। उन्होंने कहा मैं शाम को आता हूँ लौट के, फिर बात करेंगे। मैं आया, मैंने उनसे कहा कि हमें एक मुसलमान खड़ा करना पड़ेगा। मैंने बता दिया इतनी वोट है, ये वोट है। चुनाव बिल्कुल नारायण सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, जो डिप्टी सीएम रहे थे। एक मुसलमान का लड़ना जरूरी है। तो चौधरी साहब की ही कैबिनेट में एक मुस्लिम लीग के वो थे स्टेट होम मिनिस्टर, इलाहाबाद के रहने वाले थे, उनका खलीलुल्लाह नाम था। तो उन्होंने उससे बात की, भाई मैंने अच्छा मैं ऑफिस जाता हूँ, उनको बुलाकर तुम कैराना पर्चा भरो। वो बेचारा तैयार हो गया, उनका पर्चा भरवाया हमने, और आप हैरान होंगे वो 65,000 वोट ले गया। उसका चुनाव प्रचार भी मैंने ही करा, हमने मतलब लगा करके हम माता जी के ज़्यादा उसका चुनाव हमने लड़ाया। अब वो 65,000 वोट लेगा, माता जी 62,000 वोट से जीती है। तो अगर वो नहीं होते तो इट वॉज वेरी टफ इलेक्शन। मैंने बल्कि ये भी कह दिया, हम 71 में हमारा मुंह काला हो गया था, हम दोबारा नहीं देखना चाहते, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी आ जाएगी कि भाई हम वहाँ काम कर रहे थे। ताऊ जी MLA थे, चंदन सिंह जी पहले MP रह चुके थे बेचारे, वो बुजुर्ग, अच्छा वो दोनों ही अनपढ़ थे। मैंने कहा इनकी तो लोग कहेंगे इनकी वजह से गड़बड़ पास आ रहा। तो वो मेरा डिसीजन इतना स्ट्राइक करा कि चौधरी साहब अप्रिशिएटेड कि हाँ इसका डिसीजन ठीक था। और उस वक्त मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैंने माता जी का विरोध कर दिया, विरोध नहीं करा। हाँ, आपने तार्किक तरीके से बात रख दी, लड़ना है तो हमें फैक्ट्स के साथ। हाँ, अगर मुस्लिम, चूँकि नारायण सिंह गुर्जर थे, मुस्लिम प्लस गुर्जर प्लस शेड्यूल कास्ट इकट्ठा हो गया तो हम तो माइनॉरिटी में आ गए, चुनाव नहीं बन पाएगा। तो वो काम कर गया। अच्छा, वो किस्सा बताइए सर। एक बार आपने तांगे में सफ़र किया, चौधरी साहब नहीं, हाँ चौधरी साहब ने तांगे में सफ़र किया, जब वो बस से बताते थे। जी जी, वो तो 42 के आंदोलन का बताते थे। पर वे हम गए थे, बड़ौत उतरे और वहाँ से छपरौली तक, जब बसें तो थी नहीं, तांगे में जा रहे थे तो हमारे वारंट हो गए। तो इन्होंने बताया छपरौली से पहले किसी सिपाही मिल गया, उन्होंने कहा कि आप लोगों के तो वारंट हैं, आप कहाँ जा रहे हो। तो तांगे में थे हम, छपरौली के बजाय हमने गांव से कहा तांगे वाले से, भैया तू कैराना ले चल दूसरे ज़िले में तो वहाँ चले गए, कैराना जाकर तांगा वहाँ का वापस कर दिया। फिर वहाँ से तांगा लेकर शामली आ गए, वहाँ से बस पकड़ के मेरठ गए, फिर बाद में अरेस्ट हुए। तो वो बताते रहते थे इस तरह की सन 42 की घटनाएँ। थोड़ा सर वो कहानी बताइए कि जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने 1979 में, तारीख थी शायद 28 जुलाई जी, तो उस दिन क्या सीन था सर दिल्ली के लुटियन जोन में और पूरे किसान सेगमेंट में? देखिए, सबसे ये तो हो ही गया था कि मुलायम उनकी मोरारजी देसाई जी की सरकार माइनॉरिटी में आ गई थी पार्लियामेंट में पहले दिन। तो पेश करना था कि भाई कौन हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से ऑफ़र आ गया था कि हम सपोर्ट कर देंगे, और लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट से भी पूरा नहीं हो रहा था। उसमें हम लोगों को इतना नहीं था कि कम्युनिस्ट पार्टी शायद हमें सपोर्ट करे होल हार्टेडली, क्योंकि कम्युनिस्ट थोड़ा सा हमसे खिंचे हुए थे, नाराज इन द सेंस थे कि चौधरी चरण सिंह के एमरजेंस होने के बाद यूपी में
कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज़्यादा नुकसान में रही है। उनका जो सारा वोट बेस था वो चौधरी साहब के साथ शिफ्ट हो गया था। पहले उनके एमएलए एमपी आते थे, लेकिन उसके बाद तो जीरो ही हो गए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में सुरजीत सिंह जी थे, उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से सबसे पहले समर्थन की चिट्ठी दी। उनके समर्थन के बाद फिर कुछ बचा नहीं था, फिर उनकी भी चिट्ठी चली गई। कांग्रेस की भी जो हमारे साथ एमपी थे उन्होंने भी साइन करा के चले गए थे। तो ये हो गया था कि भाई ये सरकार बना सकते हैं, तो सरकार बन गई। लेकिन उसमें दो खेमे बहुत वो थे, निराश थे, ख़ास तौर से उद्योगपति। चूँकि मोरारजी देसाई माने जाते थे पहले से ही कि वो उद्योगपतियों का फेवर करते हैं, तो दिल्ली में निराशा थी, ख़ास तौर से उद्योग जगत में पूरे में निराशा थी। भाई चौधरी है, पता नहीं। तो किसान गुड़ बांट रहे थे, और किसान में उमंग होती, किसान दौड़ रहे थे, कनॉट प्लेस में घूम रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, कोई गुड़ बांट रहा था। तो अलग तरह का माहौल था। तो एक साइकोलॉजिकल बिजनेसमैन पे ये गया कि कुछ राजनीतिक नहीं, आर्थिक उसमें भी यू टर्न होगा। वो उनकी कोई वो नहीं थी, क्योंकि चौधरी साहब अपने हर भाषण में बोलते ही थे कि हमें आर्थिक नीतियों में बदलाव ज़रूरी है। ये एक तरफा चल रहा है, किसानों को, गांव को, उनकी जो प्रायोरिटी थी 4-5 चौधरी साहब की, वो लागू होनी ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र के दाम कम करने, बैंक बनाना है, हमें और करने हैं। कुछ हो भी गए थे, कुछ और होने ज़रूरी थे, और वो किए भी चौधरी साहब ने। तो एक एटमॉस्फेयर ऐसा रहा कि ख़ास तौर से उद्योग जगत थोड़ा निराश नहीं, सहमा हुआ था कि अब आर्थिक प्रगति की धारा जो है वो उल्टी गांव की तरफ बहने लगेगी। उसमें लिखा भी अखबारों में, जो उनके बजट थे, सब कुछ स्पीच थी कि इस देश की आर्थिक गति जो है वो गांव की तरफ मुड़ गई है, यू टर्न हो गया आर्थिक उसमें। अब देखो इसका क्या नतीजा होता है। वो तो दुर्भाग्य है कि सरकार थोड़े दिन चली। अगर 2 बजट भी पेश चौधरी साहब कर लेते तो शायद रोड मैप नया तैयार हो जाता इस देश की प्रगति का। आपने सर तीनों जनरेशन्स के साथ काम किया। हाँ। एक लंबा तजुर्बा आपका है। चौधरी अजीत सिंह के दौर में आप खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन बने, और ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि आपके लिए बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो वो कहानी थोड़ा बताइए सर। मैं किसान ट्रस्ट का उस वक्त भी वाइस चेयरमैन था। चौधरी अजीत सिंह जी चेयरमैन हो गए थे चौधरी साहब की डेथ के बाद। तो मैं एक दिन गया, और इत्तेफाक की बात कि उस वक्त जो ट्रस्टी थे वो सारे लोग, कोई गवर्नर हो गया स्वरूप सिंह जी, चंद्रावती जी मंत्री हो गए, अजय जो एमडी था किसान ट्रस्ट का वो भी मंत्री हो गया, रेलवे का अजीत सिंह जी खुद मंत्री हो गए, पासवान जी मंत्री हो गए। तो कोई बचा नहीं, सारे लोग। तो मैंने कहा भी किसान ट्रस्ट का हमने रिटर्न नहीं भरा, मीटिंग नहीं हुई। तो चौधरी साहब ने कहा तू छोड़, इसे यहाँ रख फाइल को, चल तू भी तो बोर्ड चेयरमैन, हाँ, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का चेयरमैन हो जा जी। पर इसका हेड ऑफिस बॉम्बे है, कोई बात नहीं, इसको दिल्ली शिफ्ट कर लेना, एक एप्लीकेशन देना, क्योंकि उन्हीं के अंडर में आती थी मंत्रालय में। और उन्होंने खादी ग्राम उद्योग आयोग का मुझे चेयरमैन बनाया, जिसमें 5 साल काम किया, और जितना हो सकता था उतना मेहनत से काम किया। अभी सर कैसे देखते हैं अब इन 3 जनरेशन्स के टेन्योर को आप जब कंपेयर करते हैं? समय के अनुसार आवश्यकता भी बदलती है। चौधरी साहब के टाइम में बहुत समय अलग था। जैसे चौधरी साहब हैवी मशीनरी या मशीनरी एग्रीकल्चर में वो ट्रैक्टर के खिलाफ भी बोल देते थे। देखो ज़्यादा ट्रैक्टर इस्तेमाल करोगे तो बैल नहीं रहेंगे, खर्चा बढ़ेगा, बैलों का इस्तेमाल क्या होगा, बैल नहीं रहेंगे तो खाद की कमी पड़ेगी, गोबर नहीं होगा, केमिकल फर्टिलाइजर कहाँ से लाओगे, अभी भी बाहर से इंपोर्ट हो रहा। तो उस वक्त भी उनके दिमाग में ये सोच थी कि मैकेनाइजेशन जो है एग्रीकल्चर में ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने इस पर कई सेमिनार भी करे कि मैकेनाइजेशन का एम्प्लॉयमेंट पर और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा,
किसान ट्रस्ट द्वारा ही किए उन्होंने। लेकिन चूँकि ये वक्त की धारा में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जनसंख्या बेहिसाब बढ़ी है, उसके हिसाब से पैदावार बढ़ानी थी, तो मैकेनाइजेशन करना पड़ा, उसको रोक नहीं पाए। आज उसका परिणाम भुगत रहे, गांव में बैल ख़त्म हो गए। तो चौधरी साहब का विजन जो था वो एकदम बिल्कुल सही था कि ज़्यादा मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर में हमें नुकसान दे जाएगा लॉन्ग टर्म। आज स्थिति, आज गाय की वैल्यू ख़त्म, बैल की वैल्यू ख़त्म, ट्रैक्टर 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 ही हो गए। अजीत सिंह जी के दौर तक आते आते परिस्थितियां बदल गई थी। मैं ये कहते हुए मुझे फ़ख्र है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर है, इकोनॉमी खोलने का पहला प्रस्ताव चौधरी अजीत सिंह जी ने रखा था नरसिम्हा राव के टाइम पर। उन्होंने ही ये सारा किया था कि हम लाइसेंस फ्री करें, और उसी के चलते उन्होंने शुगर मिलों के लाइसेंस में इतनी ढील दी, और भी कई जो प्रतिबंध थे और दूसरे कंपनी फैक्ट्रियों पर, इन दो उद्योग लगाने पर, वो उन्होंने ईज़ आउट किए। उसी के चलते बहुत सारी फैक्ट्रियां लग पाई गन्ने की, और के भी लाइसेंस के डी लाइसेंसिंग बहुत उसमें किया। तो असली इसकी ग्लोबलाइजेशन की और इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव चौधरी अजीत सिंह जी अपने उद्योग मंत्री रहते हुए रख गए थे। एथेनॉल मिक्सिंग की बहुत चर्चा है आज, इस पे भी काम किया था उन्होंने। अजय, एथेनॉल मिक्सिंग की हाँ, पहली बार नहीं ऑर्डर किया था जब वो खाद्य मंत्री थे, फूड मिनिस्टर थे। पहली बार उन्होंने, चूँकि इथेनॉल अवेलेबल नहीं था, अल्कोहल की भी शॉर्टेज थी, लेकिन उन्होंने कहा कि किसान की गन्ने की समस्या बहुत हद तक, ये जो मिल क्रशर नहीं कर पाते, इथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिला के करना चाहिए। लेकिन उस वक्त इथेनॉल बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल था, प्लांट नहीं थे इथेनॉल के। जो अल्कोहल बनता था वो सारा शराब में ही चला जाता था। तो उन्होंने फिर भी उनके टाइम में 5% ऐड किया जाए, ये उन्होंने कैबिनेट से पास करा लिया था। इसमें हालांकि कुछ लोगों ने विरोध भी करा था कि शराब में ही हम चाहिए बहुत अल्कोहल। तो जो ये डिस्टिलरी थी, उन्होंने मैंडेटरी करा कि हर शुगर मिल लाइसेंस के साथ साथ मैंडेटरी करा कि उसको पहले शुगर मिल लगाएगा, फिर डिस्टिलरी भी लगानी पड़ेगी, ताकि अल्कोहल की पूर्ति हो जाए। और इथेनॉल जो अलग, इथाइल मिथाइल अल्कोहल अलग अलग है, तो ताकि वो दूसरा अल्कोहल इस्तेमाल इधर ना हो, शराब वालों को भी मिलता रहे, और इथेनॉल के अलग प्लांट लगाने का उन्होंने खोला। अभी सर, अभी आप किसान ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो इस समय 2026 में आप किसान ट्रस्ट को कैसे देख रहे हैं, और जो जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स है उसको आप कैसे देखते हैं फिलहाल? जयंत चौधरी के पास लकीली ये इतना अच्छा विभाग है, कौशल विकास। एक ज़माना था जब गरीबी मिटाने के रास्ते बहुत अलग अलग थे। कोई कहता था इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स, गरीबों को बांट दो, ज़मीन दे दो, अनाज फ्री दे दो, ये होगा, वो गरीबी की रेखा से निकल जाएंगे। लेकिन पिछले 3 साल से सर्वे यह आ रहा है, जो 3 इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिले 3 सालों में, उन्होंने ये कहा है कि अगर गरीब आदमी को आप कौशल दे देंगे, कोई हुनर सिखा देंगे, तो ये गरीबी से निकलने का सबसे फास्ट रास्ता है। चौधरी चरण सिंह भी इसकी पैरवी करते थे कि हुनर पे ज़्यादा ध्यान। उन्होंने भी ये विभाग शुरू करवाया था। जब ग्रामीण मंत्रालय अलग बना तो उसमें बेरोज़गार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को कोई हुनर सिखाने का, कोई ट्रेनिंग दे करके उनको इस लायक बनाने का चौधरी साहब ने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखवा करके इसको लागू करवाया था। उस वक्त उसका नाम ट्राइसम था, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट। उस कमेटी का मैं भी मेंबर रहा। तो चौधरी साहब का भी ये विज़न था, और आज उस विज़न को पूरा करने के लिए ये विभाग जयंत जी के पास है। ये हमारी सबसे बड़ी
सौभाग्यशाली स्थिति में हम हैं कि जयंत जी इस मेहनत करके देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लगे हुए हैं। आज भी पंजाब गए हुए हैं, तो कल भी यहाँ बहुत बड़ी उन्होंने पॉलिसी की इसी पर मीटिंग रखी थी, हम भी अटेंड करने गए थे। तो वो इस पर बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है अच्छा बजट है विभाग का। और ये क्या नाम कौशल विभाग दिन पर दिन तरक्की कर रहा है, जिससे लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनको किसी लायक बनाया जा सके कि वो चाहे कहीं फैक्ट्री में लगे या अपना कोई उद्योग लगाएं या अपना कोई स्वरोजगार करें। तो ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। उम्मीद है कि 3-4 सालों में इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपने सर इंट्यूशन की बात की थी कि चौधरी साहब से आपने कहा 1971 में कि ये फैसला मत लीजिए। तो अभी आप 2027 का चुनाव करीब है। यस, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है सर? कितनी सीटें आरएलडी को मिल सकती हैं? हमें बीजेपी के साथ रहना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए इस वक्त। और सीटों का मामला है, वो बैठ के कुछ हो सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ जितनी सीट लड़ेंगे हम सब जीतेंगे। आपकी इंट्यूशन कहती है। कोई नंबर भी कहती है सर आपकी? नंबर तो घटता बढ़ता रहता है, वो उनकी बैठ की जी, वो उनकी अपनी हिम्मत की बात है, लेकिन उस पर ज़्यादा हमने चर्चा नहीं करी। लेकिन मैं कह चुका है बात, हमें बीजेपी के साथ, आपने जयंत चौधरी को मैसेज कन्वे कर दिया, बीजेपी के साथ ही लड़ना चाहिए। आपने इंट्यूशन वाली बात भी बताई है उनको कि मैंने 71 में एक बताई थी जी। तो वो भी आप पे उतना ही भरोसा करते हैं जितना चौधरी साहब करते थे? वो मुझे ऐसा ही है, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है जी। ना अजीत सिंह जी के वहाँ वो था वही थी और अब भी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं चूँकि पता है वही बात तब थी वही आज है। ना मुझे टिकट चाहिए ना कोई पद चाहिए, मुझे काम चाहिए। शायद ऐसा राजनीति में कोई आदमी मिलेगा कि नहीं। आप कभी टिकट नहीं मांगते? मैं लफड़े में ज़्यादा, चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आपका? काम करने में इंटरेस्ट? काम करने में इंटरेस्ट है। काम ही सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। ये तो होते जाते रहे भाई, हम 10वीं 11वीं बार विधायक हैं, नहीं समझे? ताऊ जी रहे 8 बार, वीरेंद्र चौधरी अजीत सिंह जी कितनी बार रहे एमएलए? ताऊ जी 2 बार रहे। 2 बार रहे, फिर डेथ हो गई। और फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपके छोटे भाई? एमएलए रहा 2 बार, एमएलसी 8 बार 10 बार। अगर तो मैं देखता हूँ मैं ही करके उसमें, मेरे पिताजी तो बोलते थे, एक बार चौधरी साहब ने कहा कैराना से पार्लियामेंट लड़ो, पिताजी को लग गया पता। अरे भाई तू चक्कर बना पड़ी है चौधरी। देखिए घर में 2 जड़ी ठीक नहीं होती मेरी समझ में नहीं आया क्या करे। कहने एक घर में 2 जड़ी ठीक नहीं होती पहले तेरा ताऊ जी था, अब वीरेंद्र ऐसे ही करने दे चल और काम बहुत है घर में करने के, करो। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की, समय दिया। 1 मिनट सर, थोड़ा सा एक कंक्लूडिंग कमेंट आपसे चाहूँगा सर कि आप ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं इस जर्नी को। और जब अब 28 जुलाई करीब है, 28 जुलाई 1979 को चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और इस वक्त उनके पोते जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। देखिए ये इस देश के लिए सौभाग्य का दिन था। वो इस देश के किसानों का दिल्ली में तंबू लगा था। मैं इसको तंबू लगना कहता हूँ। उससे पहले किसान और गांव के आदमी की कोई हैसियत, कोई इज्जत दिल्ली में नहीं थी। पहली बार चौधरी साहब ने इस देश के आम आदमी की, किसान की, मेहनत कश आदमी की हैसियत बढ़ाई। दिल्ली के लोग चौधरी साहब के टाइम में हमने खुद सुना, पहले तो सोचते थे गांव का आदमी, किसान जी कहने लगे, आओ किसान जी। किसान को और आम कमेरे आदमी को चौधरी साहब ने जो हैसियत इज्जत बख्शी है इस देश में, वो एक अनपैरेलल चीज़ है इतिहास की। जहाँ दिल्ली राजा रानी महाराजा प्रधानमंत्रियों का दरबार सजे थे, वहाँ किसान की, मेहनत कश आदमी की कोई हैसियत नहीं थी। चौधरी चरण सिंह ने पहली बार जब पार्लियामेंट में आए 79 में 80 में, कितने गांव के किसान भोले भाले लोग पार्लियामेंट में घुसे, वो अपने आप में एक इतिहास है।
जो सोच नहीं सकते थे। मामूली से मामूली आदमी पार्लियामेंट में आए जिन्होंने जो कभी वो सोच नहीं सकते, किसानी परिवारों के थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजे महाराजे उद्योगपति बड़े बड़े लोग आते थे। मैं और बता दूं, हमारे मुजफ्फरनगर में 2 सीट थी पार्लियामेंट की, कैराना मुजफ्फरनगर। कैराना में दोनों से जैन थे एमपी। कैराना से अजीत प्रसाद जैन, और वो भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे 10 साल 62 तक, और वहाँ से सुमत प्रसाद जैन। तो इस देश की राजनीतिक धारा को बदलने का काम चौधरी लखनऊ में शिविर का, तो वहाँ से लेके वहाँ तक एक अलग ही वर्ग के लोगों की हुकूमत थी, जिसको चौधरी साहब ने पूरी धारा को नहीं, पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल दिया। वहाँ चंदन सिंह, फलाने सिंह, नत्थू सिंह, खचेर सिंह जैसे लोग पहुँचे, नाम बदल गए, नाम बैकग्राउंड बदल गया, पृष्ठभूमि बदल गई, वही बदल गया, पूरा दृश्य बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एक पूरा खाका उस वक्त का खींचा हमारे सामने, किसान पॉलिटिक्स का, चौधरी साहब की 3 पीढ़ियों की लेगेसी का। और ये भी दिलचस्प है कि आपने एक बात ये महत्वपूर्ण बताई कि जहाँ राजनीति में लोग पदों के लिए लड़ते रहते हैं, पार्टियां बदलते हैं, दल बदलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, आपने अपने लिए कभी कुछ मांगा नहीं। अब भी नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है, सिर्फ काम चाहिए, दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। और इस पॉडकास्ट में जो बातें डॉक्टर यशवीर सिंह जी ने बताई हैं, उन पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ साझा किया उन्होंने, चूँकि उनका साथ उस वक्त का है जब, चूँकि ये भी अपने आप में एक जर्नी है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एमफिल पीएचडी बॉटनी में करने के बाद फिर जेएनयू में 9 साल अध्यापन किया आपने, और फिर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो ये, और किसान ट्रस्ट के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं। तो ये अपने आप में एक तजुर्बा है, एक लीगेसी ये भी है। तो आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सर।